नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसे हम अपने लास्ट सेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो हम उसी टॉपिक को अपने यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है शब्द विचार। तो देखिए, काफी कुछ चीजें हैं इस टॉपिक में, काफी लेंथी टॉपिक है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी जो टॉपिक्स हैं इस हमारे पार्ट में है। तो देखिए, इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि शब्द भंडार, शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर ली है। और बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये टफ भी नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप छोटी क्लासेस में, जब आप 6th 7th 8th में होते हैं, तब आप ये चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। फिर भी मैंने यहाँ पर आप सभी को ये पढ़ाया है और आपने नोट डाउन भी किया है। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। उसके बाद उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से शब्द, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। और उसके बाद रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। ये जो टॉपिक था ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया था और आप सभी ने इसे नोट डाउन भी किया था, अच्छे से पढ़ भी लिया था। उसके बाद देखिए, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर अपना व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि आपके हिंदी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण हमने 8 भेदों में किया था, 8 भागों में उन सभी शब्दों का वर्गीकरण हमने किया था। और फिर उन 8 भागों को समझने के लिए हमने उनको 2 वर्गों में बांटा। देखिए, टोटल जितने भी शब्द थे व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से, तो उसके आधार पर हमने 8 भागों में सभी शब्दों को बांटा। और उसके बाद ताकि हम उन्हें समझ सकें, उसके लिए हमने उन्हें 2 वर्गों में अलग अलग बांट दिया। 2 वर्गों में कैसे बांटा? एक को बांटा हमने विकारी कहकर और एक को बांटा हमने अविकारी कहकर। एक को बांटा हमने विकारी कहकर और एक को हमने रखा अविकारी कहकर। और इसके भी दोनों तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि विकारी किसे कहा जाता है और अविकारी किसे कहा जाता है। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको याद है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। समझने के लिए, यानी कि सबको अच्छे से समझने के लिए हमने उनको 2 अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया ताकि हम अच्छे से समझ पाए। यस जीआईसी डुंगरी, आप आंसर दे रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम, आई एम हेमंत छलियाला फ्रॉम क्लास 9 सर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। यस 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 बच्चा, बोलिए। मैम जो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मैम ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। यस बट मैम इन जो थोड़ी कंफ्यूजन है, जो उसको क्लियर करना चाहते हैं। यस तो बच्चे, ये आपने बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, ये इसके यही चीजें तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने डाउट, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में पहुंच गए हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बैठ जाइए, बहुत अच्छी, वेरी गुड बच्चे, इसी तरह के डाउट हमें चाहिए, इसी तरह की। यस यस, कुछ और कहना चाहते हैं? मैम मुझे सर्वनाम जी सब कुछ पता, जिस सर जी मुझे 2-3 विशेषण के उदाहरण जी कई बार आते हैं हमारे सामने। जब सर मैम पेपर में हम लोग कंफ्यूज होते हैं
मैम हमें जीव विशेषण के कुछ उदाहरण चाहिए जो उनमें से हमें जी आप ये बता दीजिए विशेषण जो उसमें से कौन क्रिया है जी कौन सर्वनाम है जी ऐसा कुछ बता दो। बच्चे आप थोड़ा सा आराम से बोलिए, थोड़ा सा आराम से बोलिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको जो भी, जैसे मैं यही आपको यहाँ पर कहती हूँ कि यस, और कुछ कहना चाहते हैं मैम? संज्ञा सर्वनाम मैम ये सब जी मुझे क्लियर करना था मैम। जो संज्ञा है जो वो तो ठीक है, जो ऑल इज थिंग संज्ञा। सर्वनाम मैम जो उनको जी उनके प्लेस पर यूज होता है मैम। विशेषण जो उनकी विशेषता बताता है। क्रिया जो किसी काम को दर्शाता है जी। बट मेरे को इनमें जी उनके उदाहरण में कंफ्यूजन है। यस मैम जी आप इनके उदाहरण दीजिए। आपके सारे डाउट क्लियर। कौन विशेषण है क्या? यस, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। मैम आप इनका जी उदाहरण दीजिए। मैम जी उदाहरण बता जी विशेषण क्रिया जी वाला बता दीजिए। ओके बच्चा, बैठ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और भी किसी और बच्चे के भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर इस तरह से अपने डाउट रखिए। माइक को बंद कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए। इसीलिए देखिए, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टॉपिक्स मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड में होते हैं, तभी आपको इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा बताया जाता है। तो वहां पर आपको बहुत सारे लमड़ झमड़ करके, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़े बातें करके नहीं समझाया जाता, क्योंकि आप तब छोटे होते हैं। तो उस टाइम पे केवल आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे जानते हो, आप अपने दोस्तों को कैसे जानते हो? तो आप जानते हो उनको उनके नाम से। आप अपने टॉयज को, आप अपनी थिंग्स को, अपनी चीजों को कैसे पहचानते हो? तो आप पहचानते हो उनको उनके नाम से। तो जैसे कि मैंने संज्ञा टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट से जो पहले का सेशन था, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने वो सेशन अगर अटेंड किया होगा, तो वहां पर मैंने संज्ञा टॉपिक, जिसमें संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा और साथ ही संज्ञा के सभी भेद, यानी कि 3 भेदों के अलावा एक्स्ट्रा जो 2 भेद, यानी कि टोटल 5 भेद विद एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने फिर भी वहां पर ध्यान, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। इतने सारे डाउट्स होने के बावजूद भी आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं पता। और देखिए, मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ, जब भी आपका सेशन होता है तो जो भी चीजें मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ उसे नोट डाउन करो, घर पर एक बार उसे रिवाइज करो। कोई भी डाउट लगता है कि हाँ मैम मुझे ये समझ नहीं आया, तो उसको नेक्स्ट सेशन में आकर पूछो। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये छोटी से छोटी चीजें हैं कि आपको संज्ञा की परिभाषा भी पता है कि नाम वाले शब्दों को, चाहे फिर वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का नाम हो, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया को दर्शाने वाले शब्दों को, जैसे खाना, सोना, चलना, फिरना, गाना, नहाना, सारी चीजें क्रिया है। ये आपने मुझे यहाँ पर बताया। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि परिभाषा तो हमें याद हो जाती है, लेकिन भेद और उसके आधार पर उनके एग्जाम्पल्स हमें याद नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये आपको यहाँ पर जो मैं शब्द बता रही हूँ, ये टॉपिक आपका 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और अभी आप है क्लास 9th में। तो देखिए, क्लास 9th में अगर आप है तो सबसे पहले आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से मैंने बताया था। ये चीजें क्लियर है आपको? ये चीजें क्लियर है? हैंड रेज करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चीजें क्लियर ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं टॉपिक को आगे बढ़ाने का। क्योंकि अब मुझे पता चल पा रहा है कि बच्चों के पास काफी डाउट है, लेकिन बच्चे पूछते नहीं हैं। और बहुत अच्छा किया आपने बच्चा कि अपने डाउट्स यहाँ पर रखे, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। आपने कोशिश की, बोल नहीं पाते बच्चे, उन्हें भी इसी तरह के डाउट्स रहते हैं, तो एक बच्चे की वजह से काफी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया संज्ञा। संज्ञा टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया। तो संज्ञा आपको पता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा तो किसी को भी पता हो सकती है। अब यहाँ पर चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, आपकी जो फ्रेंड है बगल में उसका नाम, आपकी बुक का नाम, आपकी टेबल का नाम, आपकी चेयर का नाम, आपकी कक्षा भी संज्ञा है। लेकिन एग्जाम्पल्स आपने पूछे तो देखिए, हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोगों में से ही मुझे किसी बच्चे ने यहाँ पर पांचों के पांचों भेद बताए थे और उसके लिए मैंने उनके लिए क्लैप भी करवाई थी, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि क्लास 9th में जब हम आ जाते हैं हमारा सिलेबस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम कुछ चीजें जो है हम भूल जाते हैं। लेकिन उस बच्ची ने काफी अच्छे से एग्जाम्पल दिए थे, संज्ञा के भेद बताए थे। तो सबसे पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिसको हम कहते हैं कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम। ठीक है, जब हम किसी विशेष का नाम ले लेते हैं, अगर मैं कहूं कक्षा तो कक्षा में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं मोहन तो वो एक नाम है। और वो क्या है, किसी एक का नाम मैंने लिया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जाति। जातिवाचक संज्ञा में मैंने बताया था कि किसी एक व्यक्ति का नाम ना लेकर पूरे एक तरह से पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अध्यापक, ठीक है, या फिर एक तरह से शहर। शहर में किसी एक का नाम नहीं लिया, पूरा कह दिया शहर। या पर्वत, किसी एक पर्वत का नाम नहीं लिया, कह दिया पर्वत। तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति के गुण, किसी भी व्यक्ति के दोष, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, किसी भी व्यक्ति की दशा, किसी भी व्यक्ति की अवस्था, फिर चाहे वो बचपन हो, हंसना हो, रोना हो, मुस्कुराना हो, ये सब है भाव। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। उसके बाद चौथा भेद मैंने आप लोगों को बताया था समूह या समुदाय वाचक। और देखिए, हर बार रटने की कोशिश नहीं करनी है, रटने की कोशिश हर बार नहीं करनी है, थोड़ा सा समझना भी है। समूह या समुदाय वाचक, और ये सब आप लोगों ने नोट डाउन किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक, संज्ञा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। तो समूह या समुदाय वाचक में हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, किसी छोटे से ग्रुप की बात नहीं करते, हम पूरी एक बहुत बड़े समूह की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सेना, तो सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, दो व्यक्ति नहीं होते, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, झुंड चाहे पक्षियों का हो चाहे पशुओं का हो, एक या दो नहीं होते, बहुत बड़ा झुंड होता है। गुच्छा, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था गुच्छा। गुच्छे में ना एक अंगूर होता है ना दो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कक्षा, कक्षा में एक या दो छात्र नहीं होते, बहुत सारे, जैसे आप लोगों की कक्षा में है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको संज्ञा के सारे एग्जाम्पल बताए थे, भेद यानी कि उनके भेदों के आधार पर। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका था और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया था। अगर फिर भी अभी भी किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर तरीके से फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगी, घर से पढ़कर आइएगा एक बार जरूर। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ के बाद आप नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक सर्वनाम को। अब यहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों को डाउट तभी होगा, यानी कि आप प्रश्न तभी पूछ पाएंगे जब आप कुछ लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसको जाकर घर में पढ़ेंगे और तभी आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे समझ आया और ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं, केवल सुनते हैं, फिर ना ही उनके पास कुछ पूछने के लिए होता है और ना ही उनके पास कुछ बताने के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। हमने यहाँ पर पढ़ा लास्ट सेशन में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए क्या होता है,
कई बार हम क्या करते हैं, एक तरह से अगर मैं कहूं कि सुमित अच्छा लड़का है, सुमित बहुत होशियार है, सुमित अपने माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करता है, सुमित रोज स्कूल आता है, सुमित कक्षा में बिल्कुल शांत बैठा रहता है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं बार बार सुमित 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 शब्द का प्रयोग कर रही हूं, यानी कि एक ही शब्द को बार बार कह रही हूं। तो देखिए एक तरह से ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसके स्थान पर कुछ शब्द, जैसे कौन से शब्द, वह, तुम, आप, वे आदि, इस तरह के शब्द प्रयोग करूं तो ये लाइनें ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, ज्यादा हमें इफेक्ट करेंगी, अच्छी लगेंगी, क्योंकि एक ही चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि संज्ञा के स्थान पर सुमित क्या है, सुमित क्या है, सुमित क्या है, हैंड रेज करेंगे। नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि वो क्या है, एक नाम है। ठीक है, लेकिन हम नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए, वह, तुम, आप, वे, उस, उन्हें। बहुत ही लेंथी टॉपिक है आपका सर्वनाम, और क्योंकि क्लास 9th में है आप, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर संज्ञा के भेद पढ़े थे, उसी तरह से सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, यहाँ पर मैं, वह, तुम, आप, वे, उसे, उन्हें, तुम्हें, तुम्हारा, मेरा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, जहां पर मैं अपने बारे में, जब हम स्वयं के बारे में बात करते तो हम क्या कहते हैं, मैं। किसी और के बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं तुम या वह। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, और उन्हीं के आधार पर सर्वनाम शब्दों को 6 भेदों में बांटा गया है। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सभी नोट डाउन करेंगे इसे, क्योंकि मैं कहीं से भी कोई भी प्रश्न करूंगी और उस टाइम पे फिर आप लोग चुप नहीं रहेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। नोट डाउन करेंगे, ये इस तरह से लिखा गया है, लेकिन आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये हमने यहाँ पर एक तरह से लिखा है। और देखिए ये चीजें कुछ बच्चों ने, जिन्होंने लास्ट सेशन जो है अटेंड किया होगा, उन्होंने लिखा भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ तक तो एटलीस्ट कर ही लिया था अपने लास्ट सेशन में। तो यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले इन 6 भेदों को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, शुरुआत हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? देखिए, वह सर्वनाम शब्द जो
बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एक एक करके सभी सर्वनामों को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जीआईसी मनन। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? मैम 8th क्लास। 8th क्लास के बच्चे हैं। तो जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है ये तो कॉमन टॉपिक है। अभी अभी आपने एक जो बच्ची है उससे आपने सुना होगा कि ये टॉपिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 6 के बाद तो ये कॉमन टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाला अर्थात जो श्रोता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के लिए, किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैं, हम, वे, वह, तुम, तुमसे, उसे, उसको। ठीक है। मैं और हम शब्द का प्रयोग बोलने वाला यानी कि जो व्यक्ति बात को बोल रहा है वो प्रयोग करता है अपने लिए। ठीक है। वे और वह किसके लिए प्रयोग करता है? जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। तुम और तुमसे शब्द वह उसके लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात कर रहा है, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बोलने वाला व्यक्ति है वक्ता, सुनने वाला व्यक्ति है श्रोता और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है अन्य तीसरा व्यक्ति। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीनों ही शब्द आ जाते हैं जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो, अन्य जो तीसरा व्यक्ति है उसकी बात की जा रही हो। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। अब देखिए तीन तरह के सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। तो देखिए मैंने यानी कि बोलने वाला व्यक्ति, तुमसे यानी कि सुनने वाले व्यक्ति से, उसे यानी कि किसी तीसरे के बारे में। ठीक है। तो मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। इस वाक्य में मैंने शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए, वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति अर्थात जो बात कर रहा हो। तुमसे का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति अर्थात श्रोता और उसे का प्रयोग किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जा रहा है। इसको बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं, इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है।
वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहले तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपर इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम डालकर और एग्जाम्पल भी लिखेंगे और उसके बाद इस उदाहरण को लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया था कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना, और फिर इसको आप यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद जब हम इसके भेद पढ़ेंगे, यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, मैंने, तुमसे, उसे, 3 तरह के, इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैंने अर्थात उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति, तुमसे अर्थात मध्यम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति, उसे अर्थात किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है यानी कि अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये सभी ने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वक्ता, श्रोता और अन्य के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से हमारा टॉपिक जो यहाँ पर डाउट पूछा गया था उसके आधार पर भी, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन सा एग्जाम्पल किस चीज का है। परिभाषा वो रट लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। जितना आज नोट डाउन किया है उसे घर पर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।